हेलो एवरीवन। तो वेव आपकी ऑप्टिक्स से स्क्रीन शेयर नहीं रिलेटेड, हो रखी है। इनफैक्ट वेव थ्योरी से रिलेटेड, वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज दी गई। और उसके बाद टाइम टू टाइम बहुत सारा इससे रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट सब साइंटिस्ट ने दिया। उसमें कुछ हम्म। कॉन्सेप्ट थे। एक कॉन्सेप्ट था जैसे न्यूटन ने दिया था, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। उसके बाद ओके। न्यूटन ने लगभग बहुत पहले इस चीज को दिया था, ऑलमोस्ट 1675 में ये उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। लेकिन बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी ऐसी खामियां रह गई जिसके कारण इसको एडमिट नहीं किया गया। उसके बाद दूसरा चीज आ गया इनके पास, जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया, न्यूटन ने ही कुछ एक्सप्लेनेशन दिए रिफ्रैक्शन का, ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पस्कुलर थ्योरी, क्योंकि रिफ्रैक्शन को वो प्रूव करना चाह रहा था अपने इस थ्योरी के बेसिस पे। लेकिन वो किया भी बहुत हद तक। अब उस चीज को लेकिन कंसीडर कैसे किया गया, क्यों प्रॉब्लम आई, वो भी बात करेंगे। दूसरा थ्योरी था हमारे पास वेव थ्योरी, और वेव थ्योरी न्यूटन की थ्योरी के बाद आई थी। इनफैक्ट ये क्रिश्चियन जो ह्यूजेंस था, जिसने 1629 से लगभग 95 के बीच में इसने थ्योरी दी थी, एक डच साइंटिस्ट था ये। और इसने भी अपनी एक्सप्लेनेशन दी, अपनी बातों को रखा। और उसके बाद इससे भी थोड़ी अपग्रेड वर्जन आई थ्योरी की, जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, वो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ओके और सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के साथ और भी ज्यादा जब इस पे डिस्कवरी चल रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो उस ड्यूरेशन में एक बहुत ही अच्छी और बेहतर थ्योरी आई, जो इसको भी और मतलब रिफाइन कर रही थी एक तरह से। वो थी हमारी क्वांटम थ्योरी। ओके सर। और क्वांटम थ्योरी के बाद एक और इसमें से बेस्ट थ्योरी निकल के आई सामने, जो थी ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि ये ओवरऑल सबका निचोड़ था यहाँ पे थ्योरी से ठीक है रिलेटेड। सर। तो वन बाय वन मैं सारी थ्योरी के बारे में बताऊंगा, और उससे रिलेटेड पहले ये डिस्कस करता जाऊंगा कि थ्योरी में किस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, क्या कमियां रह गई, और क्यों उस थ्योरी को एडमिट किया गया, उस थ्योरी से किस पार्ट को लिया गया, किस पार्ट को नहीं लिया गया। मैं नंबर 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये है हमारा न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो पहले इस थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। इनफैक्ट दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय द ग्रेट न्यूटन्स इन 1675। बहुत ही पहले 1675 में दिया गया था, सर 75 लॉज में। ऑफ मोशन इसके पहले आ गए थे। लॉज ऑफ मोशन का तो बहुत ही पहले का कॉन्सेप्ट था। तो सर लॉज ऑफ मोशन इतना एक्यूरेट और ये खराब हो गए कैसे? ये लाइट का नेचर था, लॉज ऑफ मोशन बिल्कुल वो ऐसी चीजें थी जो दिखाई दे रही थी, विजिबल थी। वहां पे कॉन्सेप्ट देना थोड़ा आसान हो जाता था, लेकिन यहाँ जी पे सर। कॉन्सेप्ट देने में इसकी बेसिक प्रॉपर्टी को समझना बहुत जरूरी था। ठीक है सर। सर एक चीज बोलनी थी हम्म। कि मेरा एक टेस्ट ले लीजिए। इसमें जो इन्होंने बताया था कि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एमिट करते हैं पार्टिकल्स को, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ जो मेन चीज है, कि अकॉर्डिंग टू हिम every luminous object emitted particles, ऐसा उन्होंने बताया था। और इसी को उन्होंने नाम दिया, उन्होंने बोला दिस इज कॉल्ड कॉर्पस्कुलर। According to him, every luminous object emitted particle. सर luminous object particle emit करती है ही ना? हाँ, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पार्टिकल एमिट करती है, यही बताया था। और ठीक है ये सर। जो पार्टिकल एमिट होती है, ये ऑल डायरेक्शन में होती है, ठीक है सर। इन ऑल डायरेक्शन। ओके सर। एंड ही एज्यूम दैट
अब इसने पॉइंट वाइज कुछ चीजों को रखा था जो अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन्होंने देखा था कि ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या क्या चीजें इनको दिख रही हैं। सर एक सेकेंड सर। तो फर्स्ट पॉइंट इनका था कि द corpusculus owing their speed possesses a lot of kinetic energy. और सेकेंड पॉइंट जो था इनका कि these corpusculus सर सेकंड फर्स्ट पॉइंट में थर्ड वर्ड क्या लिखा है? यूजिंग ओइंग। अच्छा ओइंग है, ठीक है ठीक है yes ठीक है सर। these corpusculus reached the eye, यहाँ पे मैं when लिख देता हूँ, when these corpusculus reach the eye they cause the sensation of sight. उनको ये लगा कि यही कॉर्पस्कुलस जो आई में जब जाता है तो उसके बाद इसके कारण ही आप किसी भी चीजों को देखने के लिए कैपेबल हो सकते हो। थर्ड पॉइंट उनका कहना था कि द corpuscles traveling in a straight line with the speed of light। ये थर्ड पॉइंट था। और एक फोर्थ पॉइंट जो इन्होंने बताया था वो ये था द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। तो ये मैं लिख रहा था द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट were due to different sizes of these corpuscles. On the basis of सर इसी पॉइंट का अलग हिस्सा है। इस बेसिस के थ्योरी पे न्यूटन ने एक्सप्लेन किया कुछ चीजों को, कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया। और उसने चलो सही थी या गलत थी जो देखते हैं। उसका कहना था कि जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एंड सेकेंड पार्ट उसने बताया द लॉ ऑफ दो चीजों को उसने बता दिया था, द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं दिया, रिफ्लेक्शन दिया। इनफैक्ट ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन he concluded that light travels faster in denser medium than in rarer medium। अब आप सोचो कि is it right or wrong? सर एक सेकंड लिख लेता हूँ। he also stated अब जैसा कि मैंने बताया कि लाइट डेंसर मीडियम में न्यूटन के इस अपनी थ्योरी के बेसिस पे कि लाइट डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड ज्यादा है कंपेयर टू द रेयर मीडियम, बट एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया वो एक साइंटिस्ट ने उसके लिए बताया था जिसका नाम था लियोन जीन बी। इनफैक्ट फौकॉल्ट ओरिजिनली फ्रेंच फिजिशियन जो थे फौकॉल्ट उन्होंने लाइट उसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन रेयरर मीडियम देन डेंसर मीडियम। अ रिजल्ट क्वाइट कंट्राडिक्टरी। ये यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया कि
न्यूटन बता रहे हैं कि भाई आपकी लाइट की स्पीड डेंसर में ज्यादा है, और ये जो फॉकोल्ट बता रहे हैं कि भाई लाइट की स्पीड रेयरर मीडियम में ज्यादा है। क्या सही है? इनफैक्ट दिस वाज अ सीरियस चैलेंज टू सर्वाइवल ऑफ द कॉर्पस्कुलर थ्योरी, क्योंकि वहां पे उन्होंने थ्योरी तो दी और थ्योरी के बेसिस पे जो चीज बताने की कोशिश कर रहे थे वो उसको शायद फेवर नहीं कर रहा था। बट इट इज टू बी नोटेड दैट नो अटेम्प्ट वाज मेड टू एक्सप्लेन interference, diffraction, polarization of light. A little was known about these phenomena in Newton's time. Yes. जब बात करते हैं हम लोग explanation of refraction on the basis of corpuscular theory, तो इस चीज को explain करने के लिए, to explain the law of refraction of light, न्यूटन ने assume किया the density of hypothetical medium. हाइपोथेटिकल मीडियम को न्यूटन ने नाम दिया ईथर। ये नाम दे दिया इस हाइपोथेटिकल मीडियम का, उसने नाम दे दिया ईथर। तो नियर अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस is variable within a certain range. The light corpuscles within this range of variable density of ether experience a force of attraction in the direction normal to the surface. इस तरह से लाइट, जैसे हम लोगों ने देखा है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेयर से डेंसर में जा रही है, उसमें स्पीड में चेंजेस आ रहा है, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। इस सब को देखते हुए भी न्यूटन्स ने जो प्रूफ दिया, वो प्रूफ के बेसिस पे न्यूटन्स को क्या मिला? न्यूटन्स को मिला कि V1 sin I, मैं यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं बता रहा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, इक्वल टू V2 sin R, वेयर R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यू नो वेल। तो यहाँ से इसको मिला sin I बाय sin R इक्वल टू V2 बाय V1, है ना? ये चीज इसको मिला था। नाउ इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इनफैक्ट I ग्रेटर देन R, और ऐसे केस में sin I ग्रेटर देन sin R, और तब आपके लिए यहाँ पे आ जाता है V2 ग्रेटर देन V1. The velocity of light in denser medium is more than in rarer medium. ये चीज एक प्रॉपर प्रूफ के साथ इसने बताया था, क्योंकि उसने क्या किया था कि जो जैसे एक स्लैब वगैरह या एक दूसरा सरफेस लेते हुआ, तो उसने दिखाया कि लाइट जो इसमें आ रही है, आने के बाद दूसरे मीडियम में जो जा रही है, इसको इसने V1 माना था, और बाहर जब निकल रही थी तो उसके मीडियम को इसने V2 माना था। तो ऐसे बेसिस पे इसको ये मिला कि V2 की स्पीड जो है वो ज्यादा है V1 से। इसका मतलब V2 की स्पीड मतलब बाहर वाली स्पीड है, तो यहाँ पे लेकिन ये V1 अंदर जाता हुआ दिखाया था इनफैक्ट। तो इसका एक प्रॉपर सारा चीज दिखाया हुआ है कि जिसमें इसने दिखाया है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट यहाँ पे अनअफेक्टेड होता है थ्रू आउट। तो वो चीज पूरी प्रूफ के साथ है, लेकिन यहाँ पे भी मैं पूरा डिटेल इसमें बताना सही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये फेल ही हो गया था। जी सर। एक्सप्लेनेशन के बाद फोकोल्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये शो किया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस देन दैट ऑफ रेयरर मीडियम, और दिस लेड द फेल्योर ऑफ द कॉर्पस्कुलर थ्योरी वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कार्डेड। तो अब देख रहे हैं हम लोग वेव थ्योरी को। वेव थ्योरी में आपके पास जो आया, इसमें जो फेल्योर हुई थी न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसके बाद जो साइंटिस्ट थे वो हमारे वो ह्यूजेंस थे, और इसने लगभग 1692 से लेके 29 से लेके 92 लिख दिया मैंने, 1629 से लेके ऑलमोस्ट 95 तक इसने इस पे रिसर्च किया, अपना काम किया, और 1629 से 95 तक। और ये एक डच साइंटिस्ट था इनफैक्ट। तो he proposed that light energy travels from one place to the other place in form of wave motion. सबसे पहले इन्होंने प्रपोज किया था, and according to him there are some concept he has given already
देखो यहाँ पे फिर से इसने क्या किया, इसने कहा देयर एग्जिस्ट अ मीडियम। सर एक सेकेंड, ये पूछना था, जो आपने न्यूटन की थ्योरी बताई, हाँ इसमें कौन से पॉइंट्स जो थे वो फॉल्स थे, क्योंकि जो इसने प्रूव किया वो तो सही प्रूव किया है, हाँ, तो रीजन गलत थे। नहीं इसके हिसाब से देखिए, एक्चुअली हमें जब मैं ड्वेल नेचर की बात करूंगा तो यस मतलब सर। वो चीज बिल्कुल सही होगा, लेकिन न्यूटन की बेसिस पे जो एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं हो पाई वो यस सर। इंटरफेरेंस का पार्ट था जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। यस सर। डिफ्रैक्शन, हमारे पास डिफ्रैक्शन की कोई एक्सप्लेनेशन इसके कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बेसिस पे नहीं थी। ओके और सर। जब आप किसी पार्टिकल की बात करते हो तो पार्टिकल जो है वो वेव प्रॉपर्टी को लेके कैसे चलेगा, वो तो स्ट्रेट जाएगा ना। यस सर। इवन पोलराइजेशन जो हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं फर्दर, उसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन इनके पास नहीं थी। ओके सर। यहाँ पे इन्होंने रिफ्रैक्शन के लिए जो बताया कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है और डेंसर में स्पीड ज्यादा हो रही है, तो वो डेंसर की जो कॉन्सेप्ट थी वो गलत थी। इन शॉर्ट न्यूटन ने क्या बताया था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स which are sought out at high speed by luminous object, and this theory could not explain the reflection, refraction and rectilinear propagation of light, even polarization of light। देखिए इनफैक्ट यहाँ पे इसने जो कंसीडर किया इसके पीछे क्या लॉजिक है और न्यूटन्स को भी क्यों ये कहना पड़ा कि ईथर पार्टिकल है, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा। क्योंकि सवाल ये आया कि ठीक है, लाइट ट्रेवल कर रही है कहीं से भी, चाहे बहुत सारे स्पेस में वैसी बहुत सारी जगह है जहां वैक्यूम है, तो वैक्यूम से लाइट कैसे आ रही है, मतलब सनलाइट जो है, सनलाइट वहां से यहाँ तक आ रही है, बीच में वैक्यूम भी है, तो कैसे आ रही है, तो कोई कौन सा मीडियम है कि, या मीडियम नहीं है तो आप क्या कहोगे कि कैसे आ रही है। तो इस चीज को समझाने के लिए ये साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेटिकल जो मीडियम माना, वो हाइपोथेटिकल मीडियम था ईथर। क्योंकि यहाँ पे मैंने जो लिखा है कि देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल इस चीज को क्लियर कर दिया है कि ये क्या कह रहे हैं कि विच फील्स एवरी एम्प्टी स्पेस, जो एम्प्टी स्पेस है जहां कोई मीडियम नहीं है यूनिवर्स में, उसको ये फिल कर देता है और तब जाके लाइट आपकी वहां से मूव करती है इस ईथर के सपोर्ट से। ही हैड टू एज्यूम द प्रेजेंस ऑफ हाइपोथेटिकल मीडियम, दिस ईथर इज ए हाइपोथेटिकल मीडियम एज वेव मोशन रिक्वायर्स मीडियम। क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट उस समय तक ये था कि वेव मोशन जो है उसको मीडियम चाहिए प्रोपेगेशन के लिए, और ये हमें अच्छे से पता है, अब तो हमें अच्छे से पता है कि नहीं, उसको मीडियम नहीं चाहिए, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई हाइपोथेटिकल मीडियम नहीं चाहिए। वो वेव जो है बिना किसी मीडियम के वैक्यूम में मूव कर सकता है, ये हमें अच्छे से पता हो चुका था। लेकिन वहां पे चूंकि दूसरे साइंटिस्ट भी थे, उनका पूछना था कि ठीक है आप सारे कॉन्सेप्ट दे रहे हो, तो जहां यूनिवर्स में जहां पे आपके पास वैसा एम्प्टी स्पेस है, उस एम्प्टी स्पेस से लाइट कैसे आ रही है। तो ये सवाल को बताने के लिए इसके लिए उन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम मान लिया जिसका नाम उन्होंने दे दिया ईथर। सेकेंड पॉइंट जो ह्यूजेंस ने दिया था उनके बेसिस पे कि द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये सेकेंड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया था द सेंसेशन ऑफ विजन इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ दीज वेव्स विद द आई। तो ये थर्ड पॉइंट, तो इन्होंने 3 पॉइंट इन्होंने मेंशन किया था। और मैं एक चीज और बता दूं कि वेव थ्योरी के हेल्प से आपको क्या फायदा मिला, वो चीज आप देख लोगे। आपको फायदा ये मिला, पहला फायदा ये मिला कि आपने सबसे पहले रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया, आराम से प्रूफ किया, उसका प्रूफ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। दूसरा, इवन रिफ्रैक्शन भी प्रूफ हो गया, इसी वेव थ्योरी के बेसिस पे रिफ्रैक्शन भी आपका प्रूफ हो गया। थर्ड, आपका इसमें इसकी हेडिंग क्या दो जिसे आप बता रहे? इसमें आप ऊपर में लिख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी वी आर कैपेबल टू प्रूव सम phenomena, some experiment
of reflections, reflection, refraction, interference. इनफैक्ट जो थ्योरी थी, है ना, जो फिनोमेना था रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का, इंटरफेरेंस का, ये सब चीज का फिनोमेना भी जो है हाइजेंस ने ही प्रूव किया था। और लेकिन इसमें बाकी साइंटिस्ट ने भी सपोर्ट किया, इसके हेल्प की, और इन्होंने इस सब के मिलके इसके बारे में पूरी डिटेल उसके बाद बताई थी। एक कॉन्सेप्ट अभी भी जो है थोड़ी इनके तरफ से, मतलब जो ह्यूजेंस थे इनकी तरफ से एक कॉन्सेप्ट अभी भी एक पार्ट, थोड़ा वीक पार्ट था इनका, और इनका कहना था कि फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। बात समझ रहे हो आप? इन्होंने क्या किया, यस सर। पोलराइजेशन के बारे में ये नहीं बता पाए। और क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कि जो वेव नेचर होती है, वेव मोशन होता है, वो वेव मोशन लॉन्गिट्यूडनल होता है। इनका कॉन्सेप्ट ये था कि वेव मोशन जो होता है, वेव मोशन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। और लॉन्गिट्यूडनल जब वेव मोशन इनके दिमाग में, जब ये बात चल रही थी, ये कीड़ा इनके दिमाग में घुसा हुआ था, तो ये कीड़ा जो है ना, इनको आगे के प्रूफ के लिए, मतलब पोलराइजेशन को प्रूफ करने दिया ही नहीं। ओके सर। हालांकि बहुत ज्यादा इन्होंने इस पे एफर्ट किया था, इतनी सारी थ्योरी दी, और थ्योरी की बेसिस पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन सब कुछ बताया। लेकिन यहाँ पे पोलराइजेशन के बारे में इन्होंने इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल का था। अगर इनका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्रांसवर्स का हो गया होता तो जी शायद सर। ये पोलराइजेशन को भी अच्छे से प्रूव कर सर वेवलेंथ इनफैक्ट कि जो लाइट है, लाइट इज प्रोपेगेटेड इन ट्रांसवर्स वेव मोशन, है ना। ओके सर। ट्रांसवर्स यस जो सर। होता है वो इस तरह से वेव के फॉर्म में इस तरह से ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। ओके सर। और यस लॉन्गिट्यूडनल सर। की बात करूं मैं, तो लॉन्गिट्यूडनल मैं सिंपली जब समझाता हूं बच्चों को, तो मैं कहता हूं देखो, मान लो कि एक स्प्रिंग है इस तरह से, यस सर। ठीक है। अगर इस स्प्रिंग को आपको बोला जाए इसके लेंथ के अलोंग इसको पुल करो, पुल या पुश करो, तो अगर आप इसके लेंथ के अलोंग पुल या पुश करते हो, मान लो कि इधर की तरफ ऊपर या नीचे करोगे, लेंथ तो इसी के अलोंग है, तो ये कंप्रेस हो जाएगा, यस सर। और या तो ये पूरा इलोंगेट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यस सर। इसमें अलोंग द लेंथ इसको आपने मूव कराया, तो ये अलोंग द लेंथ जो होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोला जाता है, ठीक है। ओके सर। और दूसरी तरफ यही इसी स्प्रिंग को आप नीचे से पकड़ के, जो लेंथ है, लेंथ इसकी इस डायरेक्शन में है, अब लेंथ के परपेंडिकुलर अगर आप ऑक्सीलेट कराओ, इस लेफ्ट या राइट, यस तो सर। ये कुछ इस तरह से होगा, डिस्टॉर्टेड। हाँ। तो आप देखो ये वेव बना रहा है, ऐसा बन रहा है, यस सर। तो ये क्या है, ये ट्रांसवर्स वेव है, जबकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। एंड जो ह्यूजेंस थे, ही वाज आल्सो सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, है ना। ये इसी चीज को एक्सप्लेन कर देते, अगर ये रेक्टिलिनियर बता दिया होता इन्होंने, ह्यूजेंस ने, कि भाई ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होती है लाइट की, जो कि ह्यूजेंस नहीं बता पाए इसके बारे में। लेकिन आगे जब इसकी पूरी स्टडी की गई तो वो भी चीज सामने आई कि भाई, और इसको जो मॉडिफाइड किया था ना, उसको मॉडिफाइड करने वाला साइंटिस्ट था फ्रेस्नेल, ठीक है ना। फ्रेस्नेल ने एक्सप्लेन किया था इसको, और had a serious drawback. He had assumed that the hypothetical ether was a solid elastic medium because transverse wave can be propagated only through solids. जो फ्रेस्नेल ने फर्दर इसको रेक्टिलिनियर मोशन के लिए बताया था, तो हाइजेंस या रेक्टिलिनियर, कि द वेव थ्योरी, ये इसी हेडिंग के नीचे लिखो। हाँ, the wave theory as modified by Fresnel had a serious drawback. सर ये इनिशियल वाली वेव थ्योरी में था ना ड्रॉबैक? बिल्कुल, स्टार्टिंग ठीक है सर। as
he had to assume that a hypothetical medium ether was a solid elastic medium. Because transverse wave can be propagated through it through only solids. उस समय तक का कॉन्सेप्ट हमारे पास यही था कि जो ट्रांसवर्स वेव हैं वो सॉलिड से होके जाते हैं. जैसे कि आपने किसी डेस्क रखा है, उस पर आपने स्ट्राइक किया तो ट्रांसवर्स वेव उसमें अपने पार्टिकल पे क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को वेव अपना ट्रांसफर करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह से वो जाता है. जैसे अगर स्टिल वाटर में आपने कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो इस तरह का वेव बनना शुरू होता है और ये वेव जो है कुछ इस तरह से फिर ऐसा तो ये रिपल्स बनते हैं और ये हर डायरेक्शन में इस तरह से ये मूव प्रोपेगेट करते हैं. तो कॉन्सेप्ट यही था कि सॉलिड में जो प्रोपेगेशन होती है वो क्या होती है, वो ट्रांसवर्स प्रोपेगेशन होती है. और इन्होंने एक ईथर मीडियम तो कंसीडर किया ही था. और जो ईथर था उन्होंने इनका ईथर पे कॉन्सेप्ट ये था कि ये एक सॉलिड इलास्टिक मीडियम है. क्योंकि ट्रांसवर्स वेव के बारे में जैसे मैंने बोला कि ट्रांसवर्स वेव कैन बी प्रोपेगेटेड ओनली थ्रू द सॉलिड्स. तो सॉलिड से अगर प्रोपेगेट करता है तो आपको फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया कि फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है मेरे पास v इक्वल टू अंडर रूट ईटा बाय रो. ये फॉर्मूला होता है. द स्पीड v इज द ट्रांसवर्स वेव. v क्या है, ये एक ट्रांसवर्स वेव की स्पीड है. ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव है. तो यहाँ पे ईटा क्या होता है, तो ईटा के लिए भी मैं बता दूं, 11th क्लास में ये चीज आपने पढ़ा होगा. कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये 11th क्लास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़ाया गया था. तो कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मीडियम, तो मतलब ये सॉलिड के लिए यूज किया गया था. और रो क्या है, तो रो तो एक डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम. तो सिंस द स्पीड ऑफ लाइट वेव इज वेरी लार्ज, है ना, तो ईटा शुड बी लार्ज एंड रो शुड बी स्मॉल. अब ये बात यहां से क्लियर हो गई कि मैं जैसा बोलना चाह रहा हूं कि स्पीड ऑफ लाइट वेव्स इज वेरी लार्ज. लार्ज होने का मतलब है, ये स्पीड ऑफ लाइट वेव्स जो है, ये लार्ज होने का मतलब क्या है, ईटा का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए हमारे पास. यस सर. तो ईटा की वैल्यू अगर ज्यादा हो और रो की वैल्यू कम होनी चाहिए. तो ईटा की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए और रो की वैल्यू कम हो जाए, है ना, तो ऐसे केस में देयर आर इनफैक्ट वेरी स्ट्रेंज प्रॉपर्टी टू बी एसोसिएटेड विद द इमेजिनरी मीडियम. कि क्या इमेजिनरी मीडियम के लिए आपको प्रॉपर्टी आती है, वो काफी स्ट्रेंज वाली प्रॉपर्टी आ रही है. आप सोचो, डेंसिटी कम कर रहे हो, डेंसिटी बढ़ रही है. ठीक है, डेंसिटी बढ़ रही है. तो यही तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे खराब हो रहा था ना कि अरे भाई मेरे डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ लाइट तो जो वहां पे है हमारे पास, जिसके बारे में मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, लाइट की में अगर लाइट एक रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड डेंसिटी कम होगी. तो डेंसिटी अगर कम होगी, हाँ, ये डेंसिटी अगर कम हो गई तो स्पीड बढ़ जाएगी ना. डेंसिटी यहाँ पे कम होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी ना, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है.
ठीक है सर। और कॉफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी में मैं कह रहा हूँ कि ये अगर कॉफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी ईटा अगर बढ़ गया तो फिर स्पीड ऑफ लाइट भी बढ़ जाएगी। में हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, वो माइकलसन और मॉर्ले, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट बेसिस पे बताया था कि भाई कोई कोई मीडियम ऐसा नहीं है, देयर इज नो ईथर, नो ईथर, कोई ईथर नहीं है। ये फ्रेशनर ने बताया कि देयर इज नो ईथर करके। नहीं, ये माइकलसन और मॉर्ले ने बताया था। मैं यहाँ पे नाम भी लिख रहा हूँ। ये ओके सर, मैं इसके आगे लिख ही लेता हूँ एक साथ। माइकलसन, मॉर्ले, सर ये दो लोग हैं। हाँ, दो अलग अलग साइंटिस्ट के नाम है। तो थर्ड जो सी पार्ट है हमारा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसमें देखना है क्या करना है। को यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे ये इसने सजेस्ट किया था लाइट प्रोपगेट्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ऑक्सीलेशंस। दो तरह का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ऑक्सीलेशंस के फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ऑल्सो दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, बिकॉज अभी जैसे मैंने बताया आपको कि मान लो कि ये एक तरह का इस डायरेक्शन में आपकी वेव जानी है, ठीक है। मैं इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ, मान लो इस डायरेक्शन में आपकी वेव जानी है। तो वेव जो इस डायरेक्शन में जाएगी, तो हो सकता है यहाँ पे ये एक पार्ट आपका जो इस तरह से हो, ये वेव, ये एक्स एक्सिस समझ लेंगे हम कि ये एक्स एक्सिस है। बात समझेंगे, अच्छे से समझना है। यहाँ पे वेव किस डायरेक्शन में जा रही है वो भी हमारे लिए यहाँ पे क्लियर होगा। और दूसरी जो वेव्स मैं ले रहा हूँ वहां पे, वो भी देखेंगे। तो दूसरा वेव मैं एक वाई एक्सिस के लिए ले रहा हूँ। आप देखोगे कि दूसरा वेव मैं वाई एक्सिस से दिखा रहा हूँ। तो ये मान लो वाई एक्सिस में हमने दिखाया। दूसरा वेव जो का जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। जो आपको दिख रहा है ये रेड कलर जो है एक्स एक्सिस में, ये रेड कलर जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे अगर आप एक प्लेन टेबल लेते हो, तो प्लेन टेबल इस तरह से मैं अगर दिखाऊं, तो ये टेबल के अलोंग है। जो आपका जो रे है वो टेबल के अलोंग है, मतलब ये वाला जो ब्लू कलर में है, यस सर, ब्लू कलर वाला वो टेबल के डायरेक्शन में है, फ्लैट है, टेबल पे रखा हुआ है, समझ लो, ठीक है। और ये दूसरा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, येलो वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, येलो वाले के साथ क्या है कि वो जो है वो इससे नीचे, ये नीचे टेबल के नीचे जा रहा है, ऐसा वाला टेबल के नीचे, ठीक है। ये दूसरा वाला जो मैं दिखा रहा हूँ वो टेबल के नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, येलो वाला ऊपर टेबल के ऊपर ये जा रहा है, ऐसा ऐसा, मतलब परपेंडिकुलर है ना टेबल के। हाँ हाँ, अब देखो कलर से आपको पता लग जाएगा। और कैसे परपेंडिकुलर है, देखो ये ब्लू वाला जो है, ब्लू वाला और ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला जो मैं नीचे दिखा रहा हूँ, ये नीचे ग्रीन वाला कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और ब्लू वाला जो है, ब्लू वाला एक्स एक्सिस में है, तो ब्लू वाले को मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, देखो ये एक्स एक्सिस में है। सर आपने तो बना दिया, मैं कैसे बनाऊं ये सोच रहा हूँ। ये वाई एक्सिस में है, ठीक है। ओके। इस दोनों के बीच एंगल बन रही है 90 डिग्री। देखो हर ब्लू और ग्रीन के बीच एंगल बन रही है 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद आप देखो यहाँ पे भी मैं ग्रीन वाले को वाई एक्सिस में दिखा रहा हूँ, और ब्लू वाले को ब्लू वाला हमारे पास एक्स एक्सिस में है ही, ये ग्रीन वाला हमने दिखा दिया। और अब ये दोनों अगर चल रहा है, तो आपका जो रे प्रोपगेट हो रही है किस डायरेक्शन में हो रही है, तो रे आपकी प्रोपगेट हो रही है ये जेड डायरेक्शन में। और जेड डायरेक्शन कौन सी है? अच्छा, जिस पे ये है, ठीक है। एक्स एक्सिस में हमारा अगर ब्लू वाला जा रहा है, वाई एक्सिस में हमारा ग्रीन वाला जा रहा है, तो जेड एक्सिस में हमारी रे जा रही है, ठीक है। ये ब्लू वाला मतलब बेसिकली वही है जो आपने रेड से ड्रॉ किया है। किसको? रेड से जो मैंने ड्रॉ किया है वो एक्स एक्सिस के अलोंग को दिखा रहा है। बिल्कुल सही, रेड वाला जो मैंने किया है जिसमें फिलिंग ब्लू की है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है।
और ठीक है येलो सर। वाला जो मैंने ड्रॉ किया है जिसकी फीलिंग ग्रीन से है वो यस सर। वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक और है सर। दोनों मिलके जो जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, यस सर। आपकी रे प्रोपेगेट हो रही है जेड डायरेक्शन में। क्वेश्चन भी आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, देखिए ठीक है क्वेश्चन क्या सर। आता है आप समझना कि अगर मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। अगर यस आपका सर। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है तो एक्स एक्सिस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है तो वाई एक्सिस में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि भाई रे की प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में हो रही है तो जेड डायरेक्शन में, ठीक है। और इसमें से अगर किसी दो के में चेंजेस करते हो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में है, तो इस दोनों के परपेंडिकुलर जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी इस दोनों के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो फिर आपके पास डायरेक्शन कौन सा बच रहा है तो एक्स डायरेक्शन, तो प्रोपगेशन होगी आपकी एक्स डायरेक्शन। अब मैं बता रहा हूं कि देखिए अ लाइट वेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब क्लियर हो एक गया? मिनट सर, 1 मिनट रुक जाइए, मैंने थोड़ा सा एक चीज, 1 सेकंड सर। ओके। फिर से मैं बता रहा हूं, अ लाइट वेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जो अभी हमने देखा, डायग्राम में भी देखा, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, एंड both of them in turn are perpendicular to the direction of propagation of the wave। पहला ये आगे आप पढ़ोगे फर्दर जब स्टडी करोगे कि मैग्नेटिक स्प्लिटिंग, जब मैग्नेटिक स्प्लिटिंग होती है ना तो एक स्पेक्टर लाइन मिलता है, और जिमेन इफेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। इन्होंने पूरा स्पेक्टर लाइन के बारे में यहाँ पे बताया था। दूसरा है आपका रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइजेशन। ओके सर। under the influence of the magnetic field by name of Faraday effect। और अगला जो थ्योरी था क्वांटम थ्योरी, ये इसका डी पार्ट था, सी पार्ट तक तो हमने बात कर ली, जिस पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, लेकिन अब क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को आपने देखा होगा, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व भी किया होगा, तो यहाँ पे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट की बात पहले की जाएगी, which puts electromagnetic theory on the firm footing when conducted with a bit of modification, revealed a new phenomena called photoelectric effect। और यहाँ से क्वांटम थ्योरी ही आपका मेन जो चीज है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहले बताया था। अच्छे से पता है कि आइंस्टाइन का जो ब्रेन था बाकी सब साइंटिस्ट से काफी ब्रॉड था, बहुत ही हाईली थिंकिंग पावर थी उनकी। यस सर। न्यूटन की वाली बात तो थी नहीं उनमें कि हर चीज में टांग अड़ा दिया और सिर्फ देखने में छोड़ दिया। यस सर। तो पता है उन्होंने क्या किया, आइंस्टाइन ने ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या किया, लगभग 1905 में आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया इस इफेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी की बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन करने में उन्होंने बताया कि इनफैक्ट यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो मैक्स प्लैंक थे ओरिजिनेटर ऑफ दिस थ्योरी, सबसे पहले मैक्स प्लैंक ने ही इसको ओरिजिनेट किया था इस थ्योरी को, उस क्वांटम थ्योरी को, हाँ क्वांटम थ्योरी को। और उन्होंने सजेस्ट किया था कि एनर्जी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स और पैकेट्स, याद है जो लास्ट ईयर केमिस्ट्री में था। हाँ These packets are called quantums. क्वांटा, Quanta, yes sir. राइट। और Yes क्वांटा sir. इज इनफैक्ट क्वांटा क्या है तो मैं यहाँ पे जरूर आपको लिख के बताना चाहूंगा कि क्वांटा जो है इज अ प्लूरल ऑफ क्वांटम। Yes sir, yes sir, वो तो याद है, लास्ट ईयर याद है। याद है? यस सर, फाइनल से पहले बैठ के रटा था, ऐसे भूल कैसे सकता हूँ। और ये एक लैटिन वर्ड है। यस सर, क्वांटा का मेरे ख्याल से मतलब बंच होता था, शायद बंच या ग्रुप होता था। हाँ, If I'm not wrong. इसका मतलब होता है कि फॉर हाउ मच। ओके सर। और आइंस्टाइन ने इसी में बताया था लाइट इज अ ट्रेन ऑफ दीज क्वांटा
रेदर देन वेव फिनोमिना। उसका कॉन्सेप्ट ये था आइंस्टाइन का, मैं यहाँ पे आइंस्टाइन व्यू लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा व्यू यहाँ पे चेंज हो रखा है, वेव से थोड़ा सा अलग है। और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि लाइट इज अ ट्रेन ऑफ सर आपने से बताया था कि 1905 आइंस्टाइन स्टेटेड फोटो इलेक्ट्रिक ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। हाँ ठीक है सर। these quanta rather than wave phenomena। हालांकि वेव ने तो बहुत कुछ, वेव थ्योरी ने बहुत कुछ एक्सप्लेन करने में हेल्प किया, लेकिन इसने उस फिनोमिना के अलावे आगे सोच के इसके बारे में कुछ बताने की कोशिश की। लाइट इज अ ट्रेन ऑफ यहाँ पे these ठीक है ठीक है ठीक है। these quanta rather than wave phenomena। ओके सर। और आपको पता है कि एनर्जी पोजेसेस बाय द क्वांटम ऑफ लाइट इज गिवन बाय E इक्वल टू एच न्यू। जहां आपको अच्छे से ये भी पता है कि H क्या है, तो H एक प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। न्यू फ्रीक्वेंसी है, यस सर। एंड दिस क्वांटम दो एनालॉग ऑफ न्यूटन कॉर्पस्कल्स, ये भी बात सोचने वाली है, डज नॉट हैव एनी ऑफ स्ट्रेंज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पस्कल्स। क्वांटम इज इनफैक्ट जनरली टर्म। क्वांटम क्या है? एक टर्म है, जनरल टर्म है। और देयर मे बी क्वांटम ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी और क्वांटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम लाइक दिस। इनफैक्ट जो स्पेसिफिक टर्म जो यूज किया गया है क्वांटम ऑफ लाइट के लिए, आपको ये भी पता होगा, मास एनर्जी रिलेशन जो इन्होंने दिया था वो था E इक्वल टू MC स्क्वायर। तो देखो ना, यहाँ पे मास भी तो है ना, प्लस, तो इसलिए उसने E इक्वल टू MC स्क्वायर भी लिया और अपनी थ्योरी जो क्वांटम थ्योरी है ना, दोनों ही थ्योरी यस सर। ठीक है सर। सर ये E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर जो है, ये आइंस्टाइन ने फॉर्मूला इसी के ऊपर दिया था। हाँ, E इक्वल टू MC स्क्वायर, इसमें मास एनर्जी रिलेशन के लिए फॉर्मूला बोला जाता है इसको, E इक्वल टू MC स्क्वायर। ओके सर। ये मास एनर्जी रिलेशन है ये। ओके सर। और ठीक है सर, लिख लिया। तो यहाँ पे जैसे E इक्वल टू MC स्क्वायर है और E इक्वल टू H न्यू, दो इक्वेशन है यस हमारे सर। पास, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका MC स्क्वायर इक्वल टू H न्यू, और न्यू इक्वल टू आपको अच्छे से पता है Yes, sir. C अपॉन लैम्डा होता है। तो MC स्क्वायर इक्वल टू H C अपॉन लैम्डा। एक C और एक C कैंसिल हो रहा है यहाँ से आप C, अब जो ये आ गया तो MC क्या होता है? आप देखो यहाँ पे MC मास इंटू वेलोसिटी, ये मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम को Yes, sir. बताता है। तो P हो गया ये, P इक्वल टू H अपॉन यस लैम्डा। सर। ठीक है, अब इसको मैं H अपॉन लैम्डा लिखने के बाद यहाँ पे मैं चाहूंगा कि ये इसको ऐसे लिखें, H और यहाँ पे इनटू में यहाँ पे लैम्डा, ऐसा करके मैं लिख रहा हूँ। और दोनों ही तरफ मैं 2 ठीक है से सर। मल्टीप्लाई, यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ और ओके इसके साथ सर। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो आ रहा है वो टर्म्स आ रहा है, उसको मैं देख लेता हूँ और उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है, आप लिख सकते हो P इक्वल टू इंटू 2 पाई बाई लैम्डा। H बाय 2 पाई यस सर। इंटू K मैं लिख रहा हूँ, 2 पाई बाय लैम्डा जो मैंने लिया था ना, सॉरी, ओके सर। K इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। जहाँ की K जो ओके होता है, सर। इसको आपने स्टडी किया होगा, K को वेव नंबर बोलते हैं हम लोग। और इन वेक्टर फॉर्म P इक्वल टू आप लिख सकते हो इसी को H अपॉन 2 पाई और K के ऊपर वेक्टर दे दिया। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि
एच कुछ अलग रिप्रेजेंटेशन, इसका एच इस तरह से एच इंटू के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां ये जो एच है इसको इस एच को जो इस तरह से रिप्रेजेंट फिर किया 2 पाई कहाँ गया? इसको मैं बोलना चाहूंगा प्रोपगेशन वेक्टर। ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावे भी आपने नाम सुना होगा, एक होता है कॉम्पटन इफेक्ट, जो कि दूसरा पार्ट है और इसके बारे में फोटोन के बारे में, नेचर के बारे में बताता है। इनफैक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये दोनों के फॉर्म से ही यहाँ पे कॉर्पस्कुलर टाइप्स ऑफ थ्योरी के जो लाइट के लिए कॉन्सेप्ट दिए ओके हैं सर, उसको भी यहाँ पे चैप्टर ही है। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट के बारे में यस सर, इस पे तो यस पूरा का सर। पूरा एक ड्वेल नेचर ऑफ लाइट का पूरा का एक चैप्टर ही है ना, जिसमें ये सारी चीजों के बारे में द फिनोमेनन ऑफ लाइट प्रोपगेशन में बेस्ट बी एक्सप्लेन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी, जिसमें आपका इंटरफेरेंस ये जो आप बता रहे हैं एक बार थोड़ा धीरे बता दीजिए तो मैं लिख भी लूँ साथ में। इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर्स। ठीक है सर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं पूरा एक्सप्लेन। तो द फिनोमेनन ऑफ लाइट प्रोपगेशन में भी बेस्ट एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी अभी तक के कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूव करने को मिला था इसके बेसिस पे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, while the interaction of light with matter in process of emission and absorption, यहाँ पे हमारे पास हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक एंड कॉम्पटन इफेक्ट, इस दोनों के बारे में हमें एक अच्छा नॉलेज मिला। इसे क्योंकि यहाँ पे ये जो थ्योरी थी इज कॉर्पस्कुलर, जो मैंने बताया अभी, कॉर्पस्कुलर फेनोमेनन जो न्यूटन ने दिया था, तो उसकी भी यूज हो गई यहाँ पे। इसलिए ये सारे फेनोमेनन को पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन अ वेव एंड द पार्टिकल डिपेंड टू लार्ज। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट था यहाँ पे, क्योंकि हमने लिखा था द डिफरेंस बिटवीन द वेव एंड द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन अ लार्ज एक्सटेंट ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये बात देखिए, मैं क्यों बोल रहा था एज ए जोक, मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे लाइट इज अ वेव, एंड ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे इट इज अ पार्टिकल। संडे इट लीव्स फॉर यू टू थिंक what it is in really। ये मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि भाई, एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई ये देखो, ये जो है ना वेव नेचर है। एक बार मैं दूसरी तरफ आपको ये बता रहा हूँ कि देखो ये पार्टिकल नेचर है। ठीक है, और अल्टीमेटली मैं आपको सारी कंक्लूजन को देखते हुए मुझे ये बताना पड़ रहा है कि ये ड्वेल नेचर है। यस सर, और एक जो बचा बाकी आप देख लो। अब ये ड्वेल नेचर है तो भाई सबको बांट लेते हैं। तो अब जो मैं बता रहा हूँ पहले आप सुन लेना, हालांकि मैं लिखवाऊंगा अभी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ईच पॉइंट ऑन ए ल्यूमिनस बॉडी वाइब्रेट periodically, sending out waves in all directions through a hypothetical medium called ether, क्योंकि ह्यूजेंस ने ईथर के बारे में बताया था। If the medium is homogeneous, ether particle at equal distance वेवफ्रंट क्या होता है? ये होता है a continuous surface all points on which are vibrating in the same phase
is called wavefront. समझेंगे? मान लो कि यहाँ बीच में मैंने क्या किया, एक लाउड स्पीकर लगा दिया। यहाँ पे मैंने एक लाउड स्पीकर लगा दिया, तो लाउड स्पीकर का जो साउंड होगा ये हर डायरेक्शन में, इधर भी, इस साइड भी, इस साइड भी, ओके सर। इधर भी एयर पार्टिकल को हर तरफ इक्वली वो डिस्टर्ब करेगा। जिस तरह से मैंने बताया कि अगर स्टिल वाटर में एक स्टोन को डिप किया जाए, थ्रो किया जाए, तो उसके सराउंडिंग्स में एक रिपल्स बनेंगे। वो रिपल्स जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे, अगर यहाँ से आप तो जितने डिस्टेंस पे ये रिपल्स है उतने ही डिस्टेंस पे दूसरा वाला भी होगा। ठीक है सर। और अगर अब फेज, मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे फेज के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर्यन यहाँ पे फेज का जो मामला है, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक ये मान लो 180 डिग्री होता है। ठीक है सर, समझ गया, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से यहाँ तक इस तरह से फेज देख रहा हूं मैं, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, फिर अगला जो गया 360, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह से। अब इस पेज में जब मैंने इस पेज में देखा तो इस पेज में इधर भी इक्वल फेज में इक्वल डिस्टेंस है। इसके बाद इधर देखा मैंने, ये भी सेम फेज बना रहा है, इतने ही फेज पे। नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ तो इक्वल फेज, मतलब हर एक इक्वल फेज पे, इसलिए यहाँ पे लिखा गया सेम। धीरे-धीरे फेज डिफरेंस पूछा जाता है कभी भी क्वेश्चन में। तो मतलब कोई भी फेज, दो फेज डिफरेंस सेम नहीं होता। ठीक है, बट अगर डिफरेंट डिस्टेंस है की जाएगी तो दो फेज डिफरेंस सेम में होंगे। ठीक है सर। एक चीज और यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ कि द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन अ मीडियम मींस प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट। अगर लाइट प्रोपगेट कर रहा है इसका मतलब वेव फ्रंट भी प्रोपगेट कर रहा है। एज ओके सर, फिर मतलब सेम मीडियम हो गया बेसिकली। नहीं, देखिए जैसे मैंने लिखा है एज द रे रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। रे क्या बताता है? डायरेक्शन का, किसका? जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस ट्रेवल हो रही है। A medium which has and it must be perpendicular to the wavefront. अब यहाँ पे एक चीज आती है कि एक रे ऑफ लाइट, अब ये नोट करने वाली बात है जो मैं इस पे पॉइंट लिख रहा हूँ। अ रे ऑफ लाइट is perpendicular to the wavefront.